एजाज साहब, आप जिस तरह से देख भी रहे हैं कि डिसेंटिंग नोट्स का जो रिवाज एक नया नजर आ रहा है, बेंच में बैठने का नोट नजर आ जाता है, बेंच से उठने का नोट जो है वो सामने आ जाता है, बेंच में शामिल ना होने का नोट सामने आ जाता है। ये रिवाज आपको लगता है कि एक नया कोई ट्रेंड नजर आ रहा है या पहले भी ऐसा होता था? जी, पहले कभी नहीं ऐसा सुना। ऐसा सुना ही नहीं कि दो जज कहें कि हम इस बेंच को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, लीगल ही नहीं है। साथ बैठे रहे, जो साथ बैठे रहे हैं उन्होंने किसी वजह से बैठे हैं और वो उन्होंने एक्चुअली रिकॉग्नाइज किया है कि ये बेंच है और उस पर बैठना चाहिए। अब उन सात में से भी एक आध वो मंसूर अली शाह साहब को उसने ये गवर्नमेंट ने निकाला उस बेंच से। हम तो नहीं चाहते थे कि वो जाए, पर उनको वो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हमने रेस्क्यू कर लिया। अच्छा, उनको वो निकल गया, उन्होंने बाद में नोट लिख दिया और नोट में आप अपने रिक्यूजल का, क्योंकि फाइनल रिक्यूजल तो उन्होंने किया जब गवर्नमेंट ने एतराज किया, रिक्यूजल के बारे में लिख दें कि क्या वजूहत है। पर आप बेंच पे भी अगर लिख दें कि जी बेंच ही नहीं है कि ये प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, तो वो एक लगता है कि इसमें एक बेंच को मुतनाज़ा ही सिर्फ नहीं बल्कि नॉन फंक्शनल डिसफंक्शनल बनाने की जो कोशिश है, उसमें कुछ कैलिब्रेशन ऐसी लगती है कि वो बड़ी ही ड्रामेटिकली डिटरमिन्ड है। मिसाल के तौर पे ये बेंच था एक वक्त में 7 जजेस का। अब उसमें से एक जज सब एक दिन पहले दिन वो उठना चाहते थे ताकि बेंच ब्रेक हो जाए। वो आके बैठे हैं, बेंच असेंबल हुआ है और वो उस वक्त कहते हैं कि जी मैं इसमें नहीं बैठा, और वो बेंच टूट जाता है। तो अब नेक्स्ट डे पे चला जाता है। अब वो नेक्स्ट डे एक जज साहब, दूसरे जज साहब, वो भी आते हैं, चेंबर से आते हैं, चीफ जस्टिस के साथ आते हैं, बैठ जाते हैं। जब बैठ जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने नहीं बैठना, और वो उधर तकरीर भी करते हैं चूंकि, तो वो रिपोर्टेबल हो जाती है एकदम, और बेंच टूट जाता है। अब यही काम जब बदस्तूर होता जाए कि आप पहले असेंबल करते हैं बेंच को, भाई आप चीफ जस्टिस को पहले कह दें, बाहर कह दें। आप चीफ जस्टिस को चेंबर से जो चल के एहतमाम करना है कि आपके 7 जजेस में आके बैठना है। जब वो बैठ जाते हैं या 9 जजेस बैठ जाते हैं तो काजी फैज साहब और तारिक मसूद साहब कहते हैं हम नहीं बैठेंगे। बट एजाज साहब, कता कलामी की माफी, लेकिन तारिक मसूद साहब ने तो अपने डिसेंटिंग नोट में उन्होंने ये बात मेंशन की कि आपकी, बल्कि जिक्र भी किया कि आपकी जब मुलाकात हुई चेंबर में चीफ जस्टिस साहब से, तो उन्होंने कहा अगले ही रोज पिटिशंस जो है वो फिक्स कर दी गई। उन्होंने कहा ये भी नहीं देखा गया कि मेरी दस्तयाबी थी, अवेलेबिलिटी थी कि नहीं, उसको सर्टन नहीं किया गया। अलीना, ये बिल्कुल ये गलत है बात। अगले रोज नहीं हुआ, 3 रोज बाद हुआ है, और 3 रोज बाद चीफ जस्टिस सोचते रहे होंगे, कंसल्ट करते रहे होंगे। मेरा उससे कोई निकला नहीं। ये कोई मेरा पर्सनल केस नहीं है। ये एक चीज रिमेंबर, कोई मेरा पर्सनल केस नहीं है कि 10 करोड़ का मैंने दावा किया हो किसी पे, और आई एम गोइंग टू बी एनरिच्ड बाय 10 करोड़। दिस इज माय पिटिशन इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट, और मेरा इसमें कोई जाती नहीं है एक इंटरेस्ट या मुफाद। अब मैं एक सीनियर काउंसिल हूं, और मैं ये आपको बताऊं, ये कोई नई बात नहीं। हर रोज आज भी हाई कोर्ट में आज, और ये सुप्रीम कोर्ट की भी यही, आज भी हर रोज हाई कोर्ट चूंकि बड़ा है उसमें, इसलिए उनका जिक्र करता हूँ, कम अज कम 5-10 वुकला सुबह 9 बजे से पहले चीफ जस्टिस साहब के पास हाजिरी देते हैं कि ये मैंने पिटीशन फाइल किया, आज ही लगवा दे।
वो अर्ली हियरिंग के लिए एक आपका एक तरीका है, और 5 तक खड़े होंगे 1:30 बजे की जब कोर्ट राइज कर जाता है और चीफ जस्टिस साहब चेंबर में बैठे होते हैं, तो फिर आप चले जाते हैं कि जी ये मेरा अर्जेंसी ये है, वो बिल्डिंग गिरा रहे हैं, वो मशीनरी सारी पहुंची हुई है वहां। तो चीफ जस्टिस वहां डिसाइड करते हैं कि ये। अच्छा, एक चौथी चीज मैं आपको बताऊं, बड़ी दिलचस्प, बड़ी, ये काजी फैजी साहब भी, तारिक मसूद साहब भी, मंसूर अली शाह साहब भी, ये सब कहते रहे हैं कि फुल कोर्ट बिठाओ, फुल कोर्ट बिठाओ। मैंने अपनी पिटीशन में, जो कि जिसको वकालत मेरी कर रहे हैं लतीफ खोसा साहब, हमने अपनी पिटीशन में ये लिखा है कि आप बराए करम, ये डिमांड एक जुडिशरी में भी है कि आप फुल कोर्ट बनाए, तो हमें कोई एतराज दिया, फुल कोर्ट बना रहे। अब 3 दिन बाद ये नेक्स्ट डे नहीं है, बिल्कुल नेक्स्ट डे नहीं। आपने कहा 3 रोज के बाद, और आपने सर जब चेंबर में आपकी मुलाकात हुई चीफ जस्टिस साहब से, आपने तब भी उनसे रिक्वेस्ट किया कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया जाए? हमने अपनी पिटीशन में ही किया हुआ है, तो पिटीशन में जो कुछ किया वो हमने जिक्र किया। पिटीशन में आप कह रहे हैं कि मेंशन्ड है? हाँ, पिटीशन में ये हमने दरखास्त की भी है, एक और दरखास्तों के अलावा पिटीशन में ब्लैक एंड व्हाइट में की भी है। एजाज साहब, जी कता कलामी की माफी, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जिस तरह से अपने इख्तिलाफी नोट में मेंशन किया कि 26 मुकदमात इसी तरह मौजूदा आईनी दरख्वास्तों से मिलते जुलते 26 मुकदमात अभी भी ज़ेर इल्तवा हैं, अदालत उज़्मा के सामने पहले से दायर शुदा हैं, जिनका अभी तक कोई फैसला नहीं आया, 2019 से ये पेंडिंग नजर आ रहे हैं। तो क्या वजह है कि ये पिटिशंस फौरन फिक्स कर ली गई? मैं आपको वजह बताता हूँ, और ये अक्सर होता है। उसमें नहीं, एक पिटीशन में आप नहीं सोचते, चीफ जस्टिस साहब ये नहीं सोचते कि इसमें अर्जेंसी है। इसमें मैंने कहा जी ना, हमारा तो वो फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग जो है 7 जून की, 7 जून की उन्होंने कहा ट्रायल शुरू हो गए। अब वो कह रहे हैं ट्रायल शुरू हो गए हैं, जबकि किसी को वकील नहीं मिला, किसी को हाजिरी नहीं मिली, किसी के सामने कोई गवाह नहीं आया, और ये कोई एक काम कह देंगे कि जी ये इनको सजाएं हो गई, और फिर कोर्ट क्या कहेगा? महरम अली के केस में और लियाकत हुसैन के केस में सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान वो मिलिट्री कोर्ट्स ने, फौजी अदालतों ने फैसले कर लिए और फांसियां भी लगा दी, और कोर्ट ने कहा कि ये पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो गया। अब हमें तो देखो, एक आदमी स्लो लेन में जाने वाली गाड़ी है, उसको 2 साल लग जाए, मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं, पर लगे। मुझे तो ये पता है, मैंने ये रखी फॉर्मेशन कमांडर्स की डिसीजन, उन्होंने कहा कि ये चल रहे हैं ट्रायल, वो कहते हैं, फरमाते हैं अटॉर्नी जनरल साहब के कोई नहीं चल रहा। अब यहाँ जिंदगियों का मामला है, ये तो अर्जेंट केस है। मुझे तो अफसोस हुआ है कि उन जजेस पे जो इस वक्त जब अवाम ललकार रही है कि हमारी ह्यूमन राइट्स है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आप उस केस से ही डिसोसिएट कर गए एक अपनी इंटरनल लड़ाई की वजह से। एक इंटरनल आपकी कश्मकश है विद द चीफ जस्टिस। तो सर ये तो ठीक है, आप जिस तरह कह रहे हैं कि इंटरनल ये रिफ्ट है और इंटरनल कश्मकश है, ये जो पब्लिक इंप्रेशन भी है कि सुप्रीम कोर्ट की जो डिवीजन है या सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी जिस हद तक कमजोर हो रही है, इस डिवीजन के एक इंप्रेशन से, एलिजेंस है, आपको लगता है कि ये जजेस की अपनी ही इसकी वजह से उनका अपना ही कंट्रीब्यूशन है इस इंप्रेशन में जो अब एक पब्लिक परसेप्शन बन चुका है, या फिर आप इसमें पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को भी जिम्मेदार समझते हैं, मीडिया को भी जिम्मेदार समझते हैं? नहीं, पीछे से कुछ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स तो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो मिलिट्री कोर्ट्स लगाए हुए हैं और जिनकी जो डिपेंड कर रहे हैं ऑन दीज मिलिट्री कोर्ट, दे वुड वांट कि ये बेंच भी ना हो, कोई इसको तस्लीम ही कोई ना करे। 9 जजेस का बेंच बैठ के सुप्रीम कोर्ट का वो कह दे, फर्ज करो, आई डोंट नो, बट फर्ज करो वो कह दे कि ये मिलिट्री कोर्ट इलीगल है,
तो उसके बाद कौन सा मिलिट्री कोर्ट का फैसला चाहे जितनी भी ताकत हो उसके इदारे में, पर कौन लेजिटिमाइज कर सकता है इनको? तो देर आर स्टेक होल्डर्स बिहाइंड दिस हु डोंट वांट अ रूलिंग ऑन द मिलिट्री कोर्ट, और इस तरह वो उनकी सहूलतकारी हो रही है फ्रॉम विद इन द कोर्ट, और वही चाहते हैं कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को खत्म किया जाए और या उनको महदूद किया जाए, चीफ जस्टिस को बांधा जाए उसके इन हिज डिस्क्रेशन, ही शुड नॉट बी हैव दिस डिस्क्रेशन और दैट डिस्क्रेशन। और जिस तरह और से उसमें हम जी प्लीज आई थिंक वी जस्ट गो प्लेन कुछ तो ये है डिलिबरेट, और कुछ वो शबनम शकील ने जिस तरह कहा है कि ये खैर और शर की बात नहीं है यहाँ तो बस, ये खैर और शर की बात नहीं है यहाँ तो बस टकराव हो गया है अना का अना के साथ।